Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 10th which is रिफ्रैक्शन के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं। और जैसे हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉज पढ़े थे ऐसे ही हम रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज को आज स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तक का जो कंसेप्ट हम जानते हैं वो क्या है कि अगर हमारे पास रिफ्रैक्शन हमें पॉसिबल करानी है किसी सरफेस के लिए तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देयर शुड बी टू मीडियम्स, दो मीडियम्स जरूरी हैं रिफ्रैक्शन के लिए। एक मीडियम रेयर हो सकता है, दूसरा डेंसर हो सकता है। ठीक है, अब लाइट रे जब भी कभी किसी रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी या डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो ये डिपेंड करेगा उस मीडियम के ऊपर कि वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लेते हैं ये कोई रेयर मीडियम है, ये कोई डेंसर मीडियम है, तो जब भी कभी लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करती है देन इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हम जान चुके हैं, अभी तक पढ़ा है हमने। ठीक है, और सेकंड केस जो है वो क्या है कि जब भी कभी लाइट रे, ये कोई सरफेस है, जब भी कभी कोई लाइट रे ऊपर डेंसर मीडियम है हमारा, नीचे रेयर मीडियम है, जब भी कभी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब किस तरफ बैंड होगी? इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम जानते हैं। फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है। दोनों केसेस को हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी कभी लाइट रे इन कंडीशंस में ट्रैवल करती है तो वो इस तरह से बैंड होती है। दो लॉज क्या है रिफ्रैक्शन के? सबसे पहला जो लॉ है वो क्या है? द इंसिडेंट रे, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे और उसके साथ ही साथ नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहली चीज़ क्लियर है, ये पहला लॉ है हमारा। ये सभी क्या करेंगे? एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। दिस इज प्लेन। ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ओके, सेकंड लॉ क्या कहता है इसका? सेकंड लॉ को हम इसके स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। सेकंड लॉ जो है उसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। SNELL स्नेल्स लॉ, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब ये क्या कहता है इसको भी अच्छे से समझिएगा, ये आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको अच्छे से समझिएगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction for a given color of light, किसी एक गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए, ठीक है, कांस्टेंट होता है, इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, अभी क्या होगा कि जो रेशो है साइन ऑफ एंगल ऑफ, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज साइन आई। ठीक है, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसकी दोनों की रेशो, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज साइन आर। इट इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट यहाँ पर होता है म्यू।
कुछ बुक्स के अंदर इसको n से भी डिनोट करते हैं। सो ये म्यू जो होता है ये हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो कांस्टेंट होता है ना हमारा, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हर एक मीडियम का अपना अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, ठीक है। डायमंड का अलग होता है, वाटर का अलग होता है, एयर का अलग होता है, सभी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है। सो ये कहता है स्नेल्स लॉ कि जो रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अभी अब आगे डिटेल से भी समझेंगे, बट अभी फिलहाल अगर डेफिनेशन के फॉर्म में इसको समझना चाहे, बेसिक कंसेप्ट इसका जानना चाहे, तो होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equal to speed of light in air to speed of light in medium, एयर में कितनी स्पीड है और मीडियम में कितनी स्पीड है, इन दोनों की रेशो ही क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। समटाइम्स इसको, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एन से भी डिनोट कर देते हैं। तो आगे अगर हम न्यूमेरिकल्स में इसको एन ले लें या म्यू ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इनके बेसिस पर अब आगे हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को समझ सकते हैं। और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के कंसेप्ट के लिए स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के पढ़ने के बाद अब हम समझते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को ड्रॉ किया है ABCD। इसमें अगर रिफ्रैक्शन को हम समझे, क्योंकि इसमें अभी दो मीडियाज़ होंगे लाइट के रिफ्रैक्शन के लिए। पहले बाहर इस ग्लास स्लैब के बाहर क्या है, एयर है। ग्लास स्लैब में क्या है, ग्लास है जो कि एक अलग मीडियम है। फिर लाइट रे को ग्लास से जब पार होना होगा तब उसके पास अनदर मीडियम होगा, ग्लास टू एयर। तो अगर मीडियम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। बाहर की तरफ क्या है, एयर है। एयर कैसा मीडियम है, एयर इज़ अ रेयरर मीडियम। एयर इज़ अ रेयरर मीडियम। दो ही तरह के मीडियम होते हैं ना, रेयरर और डेंसर। और ये ग्लास है, तो ग्लास कैसा मीडियम होता है, ग्लास कैसा होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। दिस इज ग्लास एंड विच इज़ डेंसर मीडियम, विच इज़ ए डेंसर मीडियम, ठीक है। दो मीडियम है यहाँ पर हमारे पास, और रिफ्रैक्शन देखेंगे किस तरीके से हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। सो हमें कोई एक लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं इसके ऊपर, इस ग्लास स्लैब के ऊपर। मान लेते हैं कोई एक लाइट रे जो है हमारे पास यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, कुछ यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। उसको हम थोड़ा ऐसे इंसिडेंट कराएंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। लाइट रे हमारे पास कुछ एंगल से इंसिडेंट हो रही है। मान लेते हैं ये इधर से आ रही है लाइट रे, तो कितना एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी ऑब्वियसली। उसको कैसे पता किया जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल से हमें पता चल जाएगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आ जाएगा हमको। सो ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया यहाँ पर, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब क्या होगा, अगर ये ग्लास स्लैब ना होती, एजम्पशन के लिए मान के चलो कि ग्लास स्लैब नहीं है, तो लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था, लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो वो जो स्ट्रेट पाथ होगा उसको अगर ट्रेस करना चाहें हम तो वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। लाइट रे को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि बीच में कोई मीडियम को एज्यूम नहीं कर रहे हैं हम मान के चल रहे हैं कि जो बीच में मीडियम है वो कोई नहीं है, ठीक है ना। लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी मीडियम है बीच में। ये कब जाएगी ऐसे, जब मीडियम नहीं है बीच में कोई भी। लेकिन अभी मीडियम है, यहाँ पे ग्लास है, बाहर एयर है, बाहर रेयरर है, अंदर डेंसर है। तो जब भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। दैट मीन्स ये जो लाइट रे है वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से बेंड हो जाएगी। बेंड होती हुई हमें नज़र आएगी और वो कुछ यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। किस एंगल से बेंड होगी, एंगल R। एंगल क्या रहने वाला है,
एंगल इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस, अभी ये ग्लास के अंदर एंटर हो चुकी है, ठीक है, इट एंटर्स द ग्लास को एंटर कर चुकी है। अब इसको ग्लास से बाहर भी जाना है, ग्लास एक डेंसर मीडियम है, बाहर एयर है जो कि एक रेयर मीडियम है। अब लाइट को ट्रैवल करना पड़ रहा है डेंसर टू रेयर। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ जाएगी? नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो एंगल्स हैं वो क्या है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ ऐसे नहीं मुड़ेगी, अब की बार नॉर्मल से दूर जाएगी, उधर की तरफ, ठीक है ना। सो कुछ इस तरह से वो बेंड हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे बेंड हो जाएगी। तो अभी ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये दूसरा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है। ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है इस सरफेस के लिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस के लिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस के लिए। सो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसमें कुछ कंसेप्ट हैं जिनको हम अभी अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। सभी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या बन रहा है। अब देखिए, ओरिजिनल लाइट रे अगर मीडियम नहीं होता तो ऐसे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अभी क्योंकि मीडियम है बीच में तो ऐसे पास हुई वो, फिर ऐसे चली गई, ठीक है, डेंसर टू रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। तो अब ये जो शिफ्ट आई बीच में, दैट मीन्स ये जो ऐसे जानी चाहिए थे लाइट रे और जो बाद में ऐसे गई, इसके बीच का जितना ये गैप आया इसको लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये इसको हम बोल देते हैं, मान लेते हैं इसको x डिस्टेंस है ये, और ये कितना होता है, दिस इज़ नोन एज लेटरल शिफ्ट, या फिर कह लो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप इसको कह सकते हो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे अभी कि ये कितना आता है, कैसे होता है। उससे पहले समझिए कि एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, वो लेटरल शिफ्ट हो गई, और इसमें हमारे पास दोनों मीडियम से लाइट रे पास होने के बाद कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाता है, ठीक है। अभी देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड अगर करें, हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं अभी x के लिए, ठीक है, कि x कितनी आई है। अगर हमें पता करना हो कि x कितना आया है, वैसे ही डेरिवेशन 10th क्लास के पास नहीं है, ठीक है, इसका डेरिवेशन आप +2 में पढ़ोगे, बट छोटा सा डेरिवेशन है, ईजिली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। हमने अगर इसको एक्सटेंड कर लिया है नॉर्मल को, तो कुछ नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स को, P, इसको नाम देते हैं Q, इसको नाम देते हैं R, इसको नाम देते हैं S, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स अभी हमें साफ साफ बनती हुई नज़र आ रही हैं, राइट ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल है PRQ जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज़ 90 डिग्री। दूसरी ट्रायंगल है PSQ जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। ये एंगल और ये दोनों एंगल, ये जो एंगल बनाती है ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये जो दूसरी लाइट रे के साथ एंगल बन रहा है ये, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, इस एंगल को डेल्टा बोल देते हैं, डेल्टा, ठीक है। सो ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये इक्वल होता है क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, और हमें पता है दोनों इक्वल होते हैं। तो I इज इक्वल टू दोनों के एंगल्स का सम होगा, एंगल R प्लस एंगल डेल्टा, ठीक है। और एंगल डेल्टा अगर हमें निकालना हो यहाँ से, एंगल डेल्टा आ जाएगा, एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I माइनस एंगल R, ठीक है। इसका भी हम यूज़ करेंगे आगे अभी। तो इसके लिए x के लिए हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि लाइट रे जो है कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही है, रेयर टू डेंसर जाती है। सबसे पहले अगर रेयर टू डेंसर जा रही है, तो कहाँ मुड़ती है वो, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, मुड़ रही है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, एक और चीज़ होती है, स्पीड ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे जैसे रेयर मीडियम आता चला जाता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करती चली जाती है उस मीडियम में। दूसरी चीज़ इसमें क्या हुई,
दूसरे मीडियम में ये ग्लास में एंटर होने के बाद डेंसर टू रेयर जा रही है, दूसरे कंसेप्ट में कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम, ये जा रही है। तो अगर डेंसर टू रेयर जाती है इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहाँ बेंड होती है, बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। यही कंसेप्ट हमने इसके अंदर यूज़ किया है। एक्स को कैलकुलेट करने के लिए दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, टेकिंग ट्राइंगल इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ट्राइंगल पी आर क्यू के अंदर, ठीक है, ट्राइंगल पी आर क्यू के अंदर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का बिल्कुल सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये डबल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाइपोटेन्यूज है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दिस इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ बेस, ये बेस हो जाएगा। दूसरी ट्राइंगल के अंदर भी हमारे पास ये 90 डिग्री है, सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो दोनों ट्राइंगल का यूज़ करके हम एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ज़रा, ट्राइंगल पी आर क्यू ले रहे हैं तो इसके अंदर एंगल है डेल्टा, पी आर क्यू के अंदर, तो साइन डेल्टा ले लेंगे, साइन डेल्टा ले लेंगे। साइन डेल्टा इज इक्वल टू होता कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इज एक्स, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं है इसलिए हम पी क्यू ही लेंगे उसको, ठीक है। सो दिस विल बी विच इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू पी क्यू साइन डेल्टा, पी क्यू साइन डेल्टा। सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू, इसके अंदर हम कौन सी साइड ले सकते हैं, देखिए बेस हमें मालूम नहीं है, हमें इसके अंदर ये एस और क्यू मालूम है ओनली, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज भी हमें मालूम नहीं है, कैसे, क्योंकि इसकी थिकनेस हम पहले से कंसीडर करके चलेंगे। कोई भी ग्लास स्लैब हम लेंगे उसकी थिकनेस तो हमें पहले से ही मालूम होगी। तो मान लेते हैं कि हमने जो ग्लास स्लैब ली उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, वो टी थिकनेस की ली, टी थिकनेस की ली हमने, जो ग्लास स्लैब ली उसकी थिकनेस कितनी है, टी ली हमने। सो थिकनेस के अकॉर्डिंग ये साइड हमें पता चल गई। सो कॉस लेंगे इसके अंदर, ठीक है, कॉस एंगल कौन सा लेंगे, आर, कॉस आर इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कितना है, बेस है क्यू एस, बेस इज क्यू एस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्यू एस पता है, क्यू एस इज टी, टी थिकनेस की है, अपॉन पी क्यू। सो यहाँ से पी क्यू निकल जाएगा, वेरी गुड, निकाल पाएंगे हम। पी क्यू विल बी इक्वल टू, पी क्यू विल बी इक्वल टू टी अपॉन कोस आर, टी अपॉन कोस आर। ये दो वैल्यूज़ हमें पता चल गई, ठीक है। फर्स्ट साइन की और सेकंड कोस की वैल्यू से हमने कुछ साइड को निकाल लिया, ठीक है। एक्स को अभी कैलकुलेट करना बाकी है, ठीक है। तो इस पी क्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं क्या, ये देखिए, ये जो पी क्यू है इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं क्या, यस, पी क्यू की वैल्यू को पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, या पुटिंग इक्वेशन 2 into 1 एंड यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आया है, x इज इक्वल टू पी क्यू साइन डेल्टा, साइन डेल्टा। सो विच इम्प्लाइज जो x की वैल्यू आएगी, पी क्यू की वैल्यू रख रहे हैं हम t अपॉन कॉस ऑफ r इंटू साइन डेल्टा, साइन डेल्टा। अब देखिए साइन डेल्टा का यूज़ करने का टाइम आ गया, जो डेल्टा हमने एंगल निकाला था ना उसका यूज़ करने का टाइम आ गया। डेल्टा कितना है, एंगल आई माइनस एंगल आर, पुट कर देते हैं। वी कैन पुट इट हेयर टी अपॉन कॉस ऑफ आर इंटू डेल्टा इज एंगल आई, सॉरी साइन आएगा यहाँ पे पहले, दिस इज साइन, साइन एंगल क्या रहेगा, एंगल आई माइनस एंगल आर, ठीक है, दोनों का एंगल का डिफरेंस है, एंगल डेल्टा। सो यहाँ पे हम इस वैल्यूज़ को कैसे लिख सकते हैं, और एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। साइन की वैल्यू को अभी हम खोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, साइन की वैल्यू को खोला जा सकता है। साइन ए माइनस बी बन रहा है ना यहाँ पे, साइन के फॉर्मूले को याद रखने का तरीका भी यहाँ से पता चल जाएगा आपको। सो एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस ऑफ आर, टी अपॉन कॉस ऑफ आर इंटू साइन ए माइनस बी है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, यही होता है। अभी हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमने खोल दी है इसको, ठीक है, टी के साथ मल्टीप्लाइड है ये।
अभी हम क्या करेंगे, cos r को अंदर ले चलेंगे नीचे डेनोमिनेटर में, और जो कटता होगा उसको काट लेंगे। सो t इंटू अंदर बचेगा साइन आई, cos r से cos r कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos i साइन r अपॉन cos r, ये नहीं कटेंगे, ठीक है ना। अभी इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, सिंपली कर सकते हैं बिल्कुल, और आगे सोल्व कर सकते हैं इसको। सो दिस विल बी t इंटू साइन आई माइनस, इनकी वैल्यूज़ को क्या पुट करेंगे, देखिए ज़रा इनकी वैल्यूज़ को। cos i की वैल्यू होती कितनी है, सबसे पहले साइन r देख लेते हैं, स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं इसको। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि जो म्यू है दैट इज़ इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ से साइन आर निकल सकता है, विच इम्प्लाइज साइन ऑफ आर कैन बी रिटन एज साइन आई अपॉन म्यू, ठीक है ना। इसी तरह से हम cos r की भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, cos r की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। cos थीटा जनरली होता कितना है, cos r इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, ठीक है ना। सो साइन आर, सॉरी यहाँ पे आर आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर आर, साइन आर की वैल्यू मालूम है, यस। सो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन आर की वैल्यू को पुट कर देंगे, साइन आई स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। बस ये दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, सोल्व करना है। cos आई को एज इट इज़ रखेंगे, cos आई इंटू साइन आर की वैल्यू आई है, साइन आर की वैल्यू ये आई है, साइन आई अपॉन म्यू, ठीक है, इंटू सॉरी अपॉन में ही है cos आर भी हमारे पास अपॉन में ही है। cos आर की वैल्यू आई है अंडर रूट, ठीक है, विजिबल है ना ये बिल्कुल, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जरा इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, ये म्यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इसका एलसीएम जब लेंगे, सो ये बन जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ठीक है, पावर 1/2 म्यू स्क्वायर की, तो म्यू स्क्वायर जो अंदर वाला होगा उसकी पावर 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू बचेगा, म्यू से फिर ये म्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये म्यू इसके नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स इधर बचेगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई ओनली, ये एलसीएम लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, विच इम्प्लाइज जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास दैट विल बी t इंटू साइन आई, और माइनस साइन आई को हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, ठीक है, साइन आई को हम कॉमन ले लेंगे, दैट मीन्स अंदर बचेगा यहाँ पे 1 माइनस cos ऑफ आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ठीक है। आई की फॉर्म में ही सारा फॉर्मूला आ गया, और हमने ये इसको डिराइव कर दिया x की वैल्यू के लिए। दिस x इज़ नोन एज लेटरल शिफ्ट, दिस इज़ लेटरल शिफ्ट, इसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। x की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए x की वैल्यू डिपेंड कर सकती है अभी किसके ऊपर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाएंगे वो इफेक्टेड होगी वैल्यू, यानी ये जो x होगा लेटरल शिफ्ट होगी, ये एंगल पे डिपेंड करेगी, साइन ऑफ आई के ऊपर भी और कोस ऑफ आई के ऊपर भी। अगर मैक्सिमम की बात करें, अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि ये x मैक्सिमम कब होगा, लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम कब होगी, तब मैक्सिमम होगी जब साइन मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम कब होता है, साइन मैक्सिमम इज साइन 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि व्हेन साइन आई इज़ 90 डिग्री, साइन आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x क्या होगा, x मैक्सिमम होगा, x इज़ मैक्सिमम। कैसे, साइन 90 हो गया 1, ठीक है, cos 90 हो गया 0, ये 0, इसके अपॉन में कुछ भी पड़ा हुआ वो 0, दैट मीन्स यहाँ सिर्फ 1 ही बचा, वो पार्ट तो सारा 0 ही हो गया, तो इधर ये सिर्फ 1 बचेगा, cos 90 0 अपॉन समथिंग 0, और साइन 90 1, तो ये 1 इंटू 1 बचा, और ये t, x इज इक्वल टू t आ जाएगा कब, जब साइन 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू t रहेगा कब, जब साइन 90 डिग्री होगा। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और इसका डेरिवेशन वैसे 10th में नहीं है, या बाद में पढ़ेंगे, बट नॉलेज के लिए आप जान सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगी, लेटरल शिफ्ट निकालते कैसे हैं। बेसिक इसमें रेक्टेंगुलर स्लैब के ऊपर यही क्वेश्चन बनते हैं।